आईआईटी रुड़की फतेह करते हैं, उसके बाद यूपीएससी क्रैक करते हैं। अच्छा, जो हमारे देश का टैलेंट है वो आ रहा है गवर्नमेंट जॉब में, तो वो कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। जब तैयारी करते हैं तो एक माइंडसेट ये था कि जो भी हो, कोई ऐसी नौकरी हो जिसमें कहीं ना कहीं आप लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सको, लोगों को हेल्प कर सको। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जहां एक ओर भारतीय सेना हमारी सीमाओं की रक्षा कर रही, वहीं दूसरी ओर भारतीय पुलिस हमें देश के अंदर एक सुरक्षा का कवच प्रदान करती है। भारतीय पुलिस देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप चलाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, किसी भी तरह की विषम परिस्थितियां हो, पुलिस हमें हमेशा एक सुरक्षा का एहसास कराती है। नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश, आप देख रहे हैं नेशन फर्स्ट न्यूज। सीधी बात के इस कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान हैं एक ऐसे पुलिस ऑफिसर जिन्होंने अपने छोटे से कार्यकाल में कहीं ना कहीं सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी नए नए इनोवेशन से, अपनी लीडरशिप व डिसीजन मेकिंग एबिलिटी से लोगों के जीवन को सरल एवं सुरक्षित होने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चाहे हम बात करें ऑपरेशन मुस्कान की, चाहे हम बात करें सीनियर सिटीजन पंचायत की, चाहे हम बात करें पुलिस के वेलफेयर कार्यक्रमों की, चाहे हम बात करें पुलिस को टेक्निकल साउंड बनाने की, या हम बात करें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की, सभी क्षेत्रों में बहुत ही शानदार व महत्वपूर्ण काम किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2017 बैच के आईपीएस अधिकारी व वर्तमान में विदिशा पुलिस कप्तान रोहित कासवानी जी से। रोहित सर, नेशन फर्स्ट न्यूज में आपका स्वागत है। रोहित सर, सबसे पहला क्वेश्चन जो एक्चुअली दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आईआईटी रुड़की फतेह करते हैं, उसके बाद यूपीएससी क्रैक करते हैं, क्या माइंडसेट था, क्या माइंड मेकअप था सर? मैं रोहित कासवानी 2017 बैच का आईपीएस अधिकारी हूँ और यहाँ विदिशा में एसपी विदिशा के पद पे हूँ। मैंने पहले आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग की है और उसके बाद यूपीएससी में की तैयारी की और भारतीय पुलिस सेवा में मैं भर्ती हुआ 2017 में और उसके बाद ट्रेनिंग की, फिर मध्य प्रदेश का ऑर्डर मिला था तो यह मध्य प्रदेश में पदस्थ हूँ। जब तैयारी करते हैं तो एक माइंडसेट ये था कि जो भी हो, कोई ऐसी नौकरी हो जिसमें कहीं ना कहीं आप लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सको, लोगों को हेल्प कर सको, तो ऐसी कुछ किया जाए। तो उसी माइंडसेट से, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ तैयारी शुरू की कि कुछ भला करना है किसी का। अभी भी मैं ये मानता हूँ कि रोज इस नौकरी में इतना पोटेंशियल है कि कम से कम एक व्यक्ति का तो आप भला कर ही सकते हैं, और यदि आप रोज किसी भी एक व्यक्ति का भी कम से कम भला कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपका जीवन सार्थक है। क्योंकि जहाँ तक मैं और मेरी टीम जब यहाँ आने के पहले आपके पीछे का बैकग्राउंड को सर्च कर रहे थे तो एक चीज़ निकल के आई कि आईआईटी रुड़की कंप्लीट करने के बाद आपको यूएस से पीएचडी के लिए ऑफर आया हुआ था। और एक मेरा भी पर्सनल क्वेश्चन बनता है कि हालांकि आपने उसका थोड़ा सा जवाब दिया है अभी, कि कहीं ना कहीं आईआईटी करने के बाद, नो डाउट आईआईटी बहुत ग्लैमर चीज़ है, बच्चों का ड्रीम है, और आईआईटी कंप्लीट करने के बाद आप बड़े कारपोरेट में, बड़े कंफर्ट जोन में, एक सिक्योर जोन में बड़े पैकेज पे जा सकते थे, लेकिन आपने यूपीएससी क्रैक किया और उसके बाद आईपीएस कैडर लिया। जहाँ तक हम और आप अच्छी तरह समझते हैं, पुलिसिंग इज ऑलवेज अ वेरी टफ जॉब। उसके बाद भी आप पुलिसिंग की साइड जाते हैं, तो मैं जानना चाहूँ क्या ये माइंड मेकअप था? एक वर्दी का ग्लैमर रहता है, तो क्या बचपन से था एक वर्दी का ग्लैमर सर? देखिए, इस संबंध में मेरे ये बताना चाहूँगा कि मेरे घर में कोई भी ऐसा गवर्नमेंट जॉब में था ही नहीं। और वर्दी से हम दूर दूर तक कहीं कोई हमारा वास्ता नहीं था। तो आईआईटी की तैयारी के दौरान विभिन्न प्रकार की चीज़ें देखी। उससे पहले तक तो हमें ये भी नहीं पता था कि इस जॉब में आने के लिए यूपीएससी एक संस्था होती है, वो एग्ज़ाम कराता है। कॉलेज के दौरान ही ये पता चला। तो उस टाइम जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तो अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर की। पहले इंजीनियरिंग को देखा कि उसमें क्या स्कोप है, उसके लिए मैं फॉरेन एक इंटर्नशिप पे भी गया, वो देखा, कॉर्पोरेट इंटर्न भी की। और जब मैं कॉलेज में था तो एक ग्रुप था हमारे यहाँ रूरल डेवलपमेंट का, तो उस दौरान मैं वहाँ के जो पुलिस अधीक्षक थे उस टाइम और अन्य पुलिस अधिकारी थे, उनके संपर्क में आया, उनसे जॉब के बारे में जाना कि क्या होता है। तो ये लगा कि, और
इस तरह की जॉब में एक तो ये है कि आप केवल फुल टाइम स्क्रीन के सामने नहीं बैठे हैं, अदरवाइज जो आजकल मोस्टली जॉब थी होती हैं वो स्क्रीन के सामने बैठने की होती है। एक तो इस जॉब में एक मिक्स है कि फील्ड और ऑफिस का मिक्स कॉम्बिनेशन बन रहा है, कॉम्बिनेशन अच्छा है। और जहाँ तक बात है कि किसी की भी हेल्प करने का जो पोटेंशियल है इस जॉब में, वो मुझे नहीं लगता है कि और किसी जॉब में डायरेक्ट है। सर, पब्लिक डोमेन में एक बात बहुत सुनने में आती है, आप भी सुनते होंगे, कहीं ना कहीं एक बात निकल के आती है कि जो IITian हैं वो हर सेक्टर में नौकरी खा रहे हैं लोगों की। नहीं देखिए, क्योंकि थोड़ा सा ब्रेक करूंगा आपको, कहीं ना कहीं IITian के बाद लोग UPSC क्रैक कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन निकल के आता है कि आप इतना राउंड लेके क्यों जा रहे हैं डायरेक्ट UPSC? क्या ये कंडीशन है सर, IIT के बाद कहीं ना कहीं UPSC क्रैक करना इजी हो जाता है? नहीं देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि जॉब खा रहे हैं। कोई जॉब जो है, जो भी व्यक्ति जॉब में आया वो अपनी मेहनत के बलबूते पर, परिवार के सपोर्ट से, परिवार ने सपोर्ट किया और एक ऊपर वाले का आशीर्वाद भी रहता है, तो उन सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन से आप आए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई डायरेक्ट एंट्री मिल गई है सब और प्रॉपर एग्जाम दे के आए हैं। कोई किसी का हक किसी ने नहीं मारा, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात क्या है कि IIT की से जब आते हैं आप, तो एक एक्सपोजर अच्छा मिलता है, बाकी फील्ड्स के बारे में भी पता चलता है। कई, जैसे मेरा ग्रामीण परिवेश है, लगभग हमारा जिला भी उस टाइम बैकवर्ड था, तो उस टाइम इस नौकरी के बारे में हमें तो पता ही नहीं था कि ये ऐसे सेलेक्ट होते हैं। बिल्कुल ये, और जैसा कि अगर आप देखें कि हमारे देश में जैसे आज भी ये है कि कोई भी बच्चा अगर 9th-10th के टाइम अच्छा करता है तो एक सलाह दी जाती है, या तो डॉक्टरी कर लो या इंजीनियर। नो डाउट सर, 2 ऑप्शन लोगों को दिया जाता है, नो डाउट। उसके बाद आपकी चॉइस क्या है, ना तो उस टाइम तक कोई चॉइस बन पाती है, ठीक है, ना ये होता है कि हाँ ये करना है। और वैसे भी सर इंडियन कल्चर में देखें तो बच्चों के ऊपर आज के सिनेरियो में बात करें तो पेरेंट्स अपनी चॉइस थोप रहे हैं। नहीं, आजकल तो स्थितियां सुधरी है, ऐसा भी नहीं है, मैं कहूँगा पहले सुधरी है काफ़ी। आजकल बच्चे अपना करियर चुन भी रहे हैं, डायरेक्ट भी कई चीज़ें कर रहे हैं, कुछ बच्चे लॉ भी कर रहे हैं, CA भी कर रहे हैं, डिफरेंट फील्ड्स आए हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी आए हैं। तो जो जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे IIT से UPSC आना, तो IIT से एक आपको डिफरेंट करियर्स का एक्सपोजर मिलता है। एक मैं कहूँगा कि और IIT से आ रहे हैं तो हम जॉब में एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव भी ला रहे हैं। आज हर नौकरी में टेक्नोलॉजी की ज़रूरत बहुत अहम हो गई है, तो उसमें एक बेटर पर्सपेक्टिव ला रहे हैं। और IIT जो करके आते हैं, मैं ये कहूँगा कि एक टेक्निकल जो माइंडसेट है और अच्छा जो हमारे देश का टैलेंट है वो आ रहा है गवर्नमेंट जॉब में, तो वो कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, उसको हमें पॉजिटिव लेना चाहिए। और कई IITians ने ऐसे विभिन्न जॉब्स में सुधार भी किए हैं और नए इनोवेशन भी किए। नो डाउट सर। बात करते हैं सर, विदिशा जिले की बात करते हैं, तो विदिशा जिले में कहीं ना कहीं भोपाल से टच होने के कारण एक पॉलिटिकल पॉइंट दिखता है, और अगर देखा जाए तो एक पॉलिटिकल प्रेशर कहीं ना कहीं जॉब के ऊपर रहता है। आपका क्या मानना है सर से? देखिए, मैं इसको इस तरह डिस्क्राइब करूँगा कि हम एक लोकतंत्र में जी रहे हैं, ठीक है। जो जनप्रतिनिधि हैं उनको जनता द्वारा चुना गया है, उनके अपने अधिकार क्षेत्र हैं, वो जनता की एक्सपेक्टेशन बताते हैं, और उनका नेटवर्क जो होता है वो हमारे कोई भी और नेटवर्क देखें उनसे कई अधिक सुदृढ़ होता है। कई लोग होते हैं जो अधिकारियों के पास डरने में या अपनी समस्याएं लाने में डरते हैं, पर वो जनप्रतिनिधियों के सामने बता देते हैं। तो वहाँ से जो कई बार हमें ऐसी समस्याएं जो डायरेक्ट नहीं दिखती है, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आती है और हम उसका निराकरण करते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और ये अच्छा है कि हमें कम से कम जनता की जो जेन्युइन समस्या है उसके बारे में पता तो लग रहा है, तो ऐसा कोई पॉलिटिकल प्रेशर उसे नहीं कहेंगे। और एक जो हमारे लोकतंत्र में है, तो वहाँ हमें ब्यूरोक्रेसी और जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उनको साथ मिलके ही काम करना है, ऐसा ही हमारा एक जो लोकतंत्र डिज़ाइन हुआ है। तो एक वो पॉजिटिव भी चीज़ है कि उनके माध्यम से जनता की अपेक्षाएं भी आ रही है, और हम एग्जीक्यूटिव के माध्यम से कैसे मिलके उसको जनता की अपेक्षाओं की पूर्ति कर पा रहे हैं। अब मैं कुछ थोड़ा आपकी पर्सनल लाइफ पर जाना चाहूँगा सर। जब मैं और मेरी टीम आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे, आपके पीछे का ढूंढ रहे थे, तो कई चीज़ें निकल के आई
कि आपका लव मैरिज हुआ था। ही आपकी वाइफ हैं, वो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, और ये सुनने में आया है या सर्च करा उस टीम से निकल के आया है कि रोहित सर का एक फिल्मी तरीके का वन साइड अफेयर, वन साइड अट्रैक्शन कहें इसको, तो रोहित सर मैम को देखते हैं उज्जैन में। थोड़ा सा दर्शक जानना चाहेंगे कि इस डिसिप्लिन और वर्दी के पीछे भी कोई है? नहीं, देखिए, ये पहली चीज है कि ये काफी निजी क्वेश्चन है, सर, तो उसका मैं पूर्णतः नहीं कह पाऊंगा। बाकी ये है कि कोई ऐसा वन साइडेड की जगह वो भी सर्विस में थे, हम भी सर्विस में हैं, और बात हुई और एक कंपेटिबिलिटी अच्छी बनती है कि आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं दोनों और अच्छी सर्विस में हैं, तो धीरे धीरे बात होने लगी और उसके बाद ये हमने मिलके परिवारों से मिलके फैसला लिया। सुना है सर इसके पीछे की भी एक कहानी है जो दर्शक जानना चाहेंगे कि आपको रोहित सर को बहुत पापड़ बेलना पड़े दोनों फैमिली को कहीं ना कहीं रेडी करने के लिए? नहीं, फैमिलीज को कन्विंस करने में थोड़ा टाइम लगा था, और उसमें थोड़ा सा कुंडली वगैरह का भी इशू था, तो फिर वो फैमिलीज को कन्विंस किया, हमने समझाया, और दोनों परिवारों की रजामंदी से फिर शादी हुई। और एक कोइंसिडेंस भी है, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सर और सर की वाइफ मैम दोनों का बर्थ दीपावली के दिन हुआ है। एम आई राइट सर? हाँ, दोनों। अब एक क्वेश्चन मेरा बनता है कि आखिर बर्थडे पार्टी किसकी साइड से होती है, आपकी साइड से या मैम की साइड से? नहीं, दोनों का बर्थडे अलग अलग दिन भी तो है। हाँ, लेकिन दीपावली के दिन है, ये तो एक कोइंसिडेंस है ना सर कि दीपावली के दिन आप दोनों का बर्थ है। हाँ, तो दीपावली के दिन दोनों मिलके भगवान की पूजा करते हैं। तो ये बड़ा एक कोइंसिडेंस वाली घटना है। और जहाँ तक मैं आपके काम करने के तरीके को देख रहा हूँ, आप भी एक पुलिसिंग को स्मार्ट बनाने के लिए और कहीं ना कहीं चीज़ों को अलाइन करने के लिए काम करते दिख रहा है। अभी मैंने सुना था आपने 140 ट्रामा वॉलंटियर हुआ, तो क्या कॉन्सेप्ट है सर, क्या माइंड मेकअप था कि कैसे क्या करना है सर? अभी हम लोग एक तैयार कर रहे हैं कुछ ट्रॉमा वॉलंटियर्स की, हमने ट्रेनिंग भी की है, और हमारे केंद्र सरकार की भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में एक राहवीर योजना आई है, जिसमें जो एक्सीडेंट के समय जनता की हेल्प कर सके, जिसका भी एक्सीडेंट हुआ उसको तत्काल मेडिकल हेल्प उपलब्ध करा सके, तो गोल्डन आवर जो कहलाता है, उपलब्ध कराने में गोल्डन आवर में मदद कर सके, उनको पुरस्कार दिया जाता है राहवीर योजना के तहत। तो उस राहवीर योजना के लिए उसको प्रसारित करते हुए लोगों को आगे आने के लिए कई ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो एक्सीडेंट में मदद करते हैं, उनको हम इस स्कीम के बारे में बताते हैं, उनको बेसिक फर्स्ट एड की नॉलेज देते हैं ताकि वो लोगों की जान बचा सकें। तो ऐसे ट्रॉमा वॉलंटियर्स हम तैयार कर रहे हैं। बात करें सर, विदिशा जिले में नशे को लेके बहुत इशू है सर। हर देखा जाए तो बड़े बड़े मंचों से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी बड़े मुखर होकर इस मैटर पे बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस कैपेबल है, नो डाउट सर, पुलिस कैपेबल है, पुलिस को लीड करने वाले लोग कैपेबल हैं। निश्चित रूप से नशा एक बहुत बड़ी समस्या है, और नशा जो समस्या है ना, मैं आप शायद उसको एक तरफा केवल पुलिस के डोमेन से देख रहे हैं। ये समस्या जो है ये 3 डायमेंशनल समस्या है। पहली समस्या है कि नशे के बारे में पता कैसे चल रहा है, क्या नशा है, ठीक है। दूसरी समस्या है उसकी सप्लाई की, सप्लाई चेन की। तीसरी समस्या है जो नशे के प्रभाव में आ जाते हैं या वो निकलना चाहते हैं उनके इलाज की, ठीक है। तो एक अवेयरनेस वाला पार्ट है, उस पर भी पुलिस नियमित रूप से काम कर रही है। नो डाउट कर रही है। हमने एक अभियान चलाया था, नशे से दूरी है जरूरी। और ये जो अवेयरनेस वाला पार्ट है ये केवल पुलिस का रोल नहीं है, इसमें पूरे समाज का रोल है, परिवार का भी रोल है, फिर जो सामाजिक संगठन है उनका भी रोल है, जनप्रतिनिधियों का भी रोल है, मीडिया का भी रोल है, प्रत्येक का रोल है, स्कूल का भी रोल है, कॉलेज का भी रोल है। सभी को आगे आना पड़ेगा और बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना करना पड़ेगा, और हमारे बच्चों में, हमारी युवा पीढ़ी में अवेयरनेस जगानी पड़ेगी कि ये चीज़ गलत है, इसको बिल्कुल ना करें। आज की तारीख में हम देखें तो हम जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ आए। जॉइंट फैमिली में क्या होता था कि एक परिवार में 20-25 लोग कम से कम एक साथ रहते थे, उसमें एक ही उम्र के छोटे बड़े 4-5 भाई बहन होते थे, सगे भाई, कजिन भाई, जो भी भाई बहन जो भी मिला के, फिर आपके चाचा होंगे, बड़े पापा होंगे, दादा दादी होंगे, कोई ना कोई होगा।
तो आपके ऊपर निगाह रहती थी कि क्या कहीं कोई चीज गलत तो नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है, कोई किसी गलत संगत में तो आप नहीं आए हैं, कोई चीज गड़बड़ तो नहीं हो रही है। आज की क्या स्थिति रही है कि हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, माता पिता जो है न्यूक्लियर फैमिली में वो अपनी जॉब कर रहे हैं, माता पिता के पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है, और बच्चे इंटरनेट पे क्या चीज़ देख रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं, ये चर्चा कहीं नहीं हो रही है। तो उसमें फिर क्या होता है कि कई बार हैवी प्रेशर के कारण, कई बार मज़े के लिए, कई बार बुरी संगत में बच्चे ऐसी चीज़ों के संपर्क में आ रहे हैं, जिससे जो है उन पर पहले ये चीज़ इनिशियली एज ए रोमांच के तौर पर ली जाती है कि ये एक नई चीज़ है, फिर धीमे धीमे ये आदत और लत बन जाती है। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहली ड्यूटी होती है स्कूल की और पेरेंट्स की। तो पेरेंट्स की जो मैं बात कर रहा था, पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ टाइम देना पड़ेगा और इस चीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर क्या होता है कि हमारे समाज में ऐसा है कि मान लीजिए कहीं कोई ऐसी संगत में आ गया तो हम बताने से डरते हैं कि बदनामी होगी या ये गलत वो होगा, तो हम उस चीज़ को शुरुआत से ही कर्टेल नहीं करते हैं। हमने कई बार हेल्पलाइन नंबर जारी किए, बहुत कम लोगों ने हमको सूचना, बहुत रेयर केसेस में आया, ठीक है, बिल्कुल सर, अवेयरनेस का तो एक बहुत बड़ा इशू है। सूचना भी देना कर्तव्य है, उस संबंध में बहुत ज़्यादा कोई ऐसी सूचना हमको नहीं मिली, हमने फिर कई जगह मिली तो हमने कार्रवाई भी की। तो पहली चीज़ तो ये है कि हम सभी को अवेयरनेस लाके और हम सभी को आगे आके जहाँ भी गड़बड़ है उस बारे में बताना होगा। दूसरी चीज़ ये आती है एनफोर्समेंट की। तो एनफोर्समेंट में हम काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमने पुराने जो है हमारे पिछले सालों की अपेक्षा में बेहतर कार्य किया। हाल ही में बासोदा में भी एक कार्रवाई की गई है जिसमें कुछ 6 लोगों को पकड़ा गया है। अभी विदिशा में भी पिछले एक माह पूर्व कार्रवाई हुई थी जिसमें एक बड़ी रेड की गई थी। इनका जो नेटवर्क है उसको भी देखा जा रहा है, जहाँ से जिन रूट से ये आ रहा है, सप्लाई हो रही है, उसमें भी हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उस पर भी कार्रवाई करेंगे और इनकी जड़ें काटने के लिए जो जो एक्शन लिए जा सकते हैं सब हम ले रहे हैं और निश्चित रूप से इसमें और बेहतर कार्य करने की ज़रूरत है, हम बिल्कुल करेंगे। नशे के साथ क्या है कि पुलिस का भी जो कार्य है वो बहुत मल्टी डायमेंशनल कार्य है, ठीक है, नशा है एक, उसके बाद कोई चोरी हुई वो भी पुलिस का कार्य है, कहीं कोई मर्डर होता है वो भी है, एक्सीडेंट भी है, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर है, त्योहार है, फिर वीआईपी ड्यूटी है। तो उस वजह से कई बार ये होता है कि फोकस थोड़ा सा कम हो पाता है, फिर जैसे फोकस बढ़ता है और कार्रवाई होती है। बाकी हम कोशिश ये करते हैं कि नियमित रूप से इस पर, नशे की समस्या पर फोकस रखें और रखते भी हैं और नियमित रूप से कार्रवाइयाँ भी करते हैं। हाल ही में कल भी हमने सिविल लाइन क्षेत्र में कार्रवाई की है। तो बिल्कुल एनफोर्समेंट पर हम कड़ी निगाह रखे हैं और जहाँ जहाँ से इनके रूट है उनको भी खंगाल रहे हैं और इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। तीसरा जो बात आती है उसके बाद रिहेबिलिटेशन की, तो उसमें भी हमें और ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारे रिहेबिलिटेशन सेंटर और बनाए जाएं, उसमें कार्य करने की ज़रूरत है। और साथ ही में यदि कोई नशे की लत में आ गया है आपके परिचित या परिवार में से, तो उसको आइसोलेट करने की जगह या उसको प्रेजुडिस्ड व्यू उसकी जगह रखने की जगह उसको एक सहानुभूति की ज़रूरत होती है, और ताकि उसको जो है नशे की लत से बाहर लाया जा सके, तो वो हमें देखना पड़ेगा। और जो प्रॉब्लम है हम उसको दबा नहीं सकते, हमें उसका समाधान निकालने के लिए उसके को समझना पड़ेगा। भाई जो भी लत में है तो कैसे हम उसको बाहर लाए, उसकी क्या समस्या है, तो मेडिकल की सहायता भी हमें लेनी पड़ेगी, काउंसलिंग की सहायता भी लेनी पड़ेगी, रिहेबिलिटेशन भी करना पड़ेगा। दुर्भाग्यपूर्ण ये स्थिति है कि अभी भी हमारे यहाँ, हमारी समाज में ये चीज़ जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट के रूप में मानी जाती है, किंतु जब तक हम इसको समाज के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक ये समस्या का पूर्ण निदान नहीं किया जा सकता। पब्लिक डोमेन से बात निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं पब्लिक के बुलेट के साइलेंसर पर एंड डीजे के साउंड पर स्ट्रिक्ट एक्शन चाह रही है सर।
बुलेट के साइलेंसर पर हमने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था। 50 साइलेंसर लगभग बिल्कुल नष्ट भी किए गए थे बीच चौराहे पे। और डीजे पर भी नियमित रूप से जैसे जैसे सूचना मिलती है जो है कार्रवाई की जाती है। तो सर ये कार्रवाई जिला मुख्यालय के साथ सारे डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल और उसी फोर्स से होना चाहिए जिस तरीके से आप यहाँ कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल कराई जाएगी। गोहरगंज में जो 6 साल की बेटी के साथ एक दुष्कर्म की घटना सामने आई थी, तो आखिर क्या ऐसा कमी रह जा रही है सर कि हम ऐसी चीज़ों को रोक नहीं पा रहे हैं? क्या एक स्ट्रॉन्ग एक्शन की ज़रूरत है? पुलिसिंग जो है वो एक, मैं कहूँगा कि समाज का दर्पण है। जैसा समाज आपका होगा जहाँ का, वहाँ वैसी पुलिसिंग होगी। इसके बारे में मैं ये भी कहूँगा कि आप इस तरह की घटनाएं अन्य राज्यों में भी हो रही है, ऐसा नहीं है। इसमें हमने अभी बीच में मुस्कान अभियान के दौरान अवेयरनेस का पार्ट भी चलाया था। पेरेंट्स जो हैं वो भी अपने बच्चों को ध्यान दें कि कहीं कोई अज्ञात व्यक्ति लालच दे के, चॉकलेट या बिस्कुट का लालच दे के बच्चों को तो नहीं ले जा रहा है। बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताएं, वो चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है। तो वो अवेयरनेस भी बच्चों में की जानी है, उसकी ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। बाकी जो वैधानिक रूप से जो भी कार्रवाइयाँ हैं बिल्कुल की जा रही हैं। अभी एक 3 साल की बच्ची यहाँ विदिशा में गायब हुई थी, हमारी टीम में लग के इमीडिएटली उसको ढूंढा और उस आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो बिल्कुल हमारी पुलिस भी अच्छा कार्य कर रही है मध्य प्रदेश में, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। एज अ पुलिस कप्तान पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? और एज अ पुलिस कप्तान ऐसे कौन से काम हैं जो कि रोहित सर के माइंड में है कि हाँ मेरे को ये करना है? तो ऐसी कौन सी प्लानिंग है जो आप मतलब करना चाह रहे हैं, और पब्लिक को और स्मार्ट पुलिसिंग को लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हाँ, इसमें पब्लिक से मैं यही कहना चाहूँगा, पहली चीज़ तो है कि पेरेंट्स को ये देखना पड़ेगा कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। हमें रोज़ कम से कम 1 घंटा पेरेंट्स को बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, चाहे वो रात के डिनर के टाइम पे हो या शाम में हो, जैसे भी। क्योंकि जो सबसे बड़ी जो समस्याएं हमारी आ रही है, काफ़ी जो अपराध से संबंधित हैं, ये वहीं से उत्पन्न होती है। जैसा मैंने पहले भी बताया, पेरेंट ध्यान नहीं दे पाते अपने बच्चों पे, बच्चे किसी गलत संगत में लग गए, वहाँ से फिर नशे का कारण बनती है, फिर नशे से संबंधित समस्याएं अपराध जनित होते हैं। पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं, नाबालिग बच्चे गाड़ियाँ चला रहे हैं, उससे फिर एक्सीडेंट बढ़ते हैं, वो एक समस्या उत्पन्न होती है। कई बार नाबालिग बच्चे जो हैं उनको कानून पता नहीं होता है, कई बार ऐसे अफेयर्स हो जाते हैं और उसमें फिर अपराध पंजीबद्ध होता है। कई बार बच्चे जो है साइबर फ्रॉड के या साइबर एक्सटॉर्शन या फिर ऑनलाइन अन्य फ्रॉड के जंजाल में फंस जाते हैं। तो पहली चीज़ तो है एज ए समाज, एज ए परिवार हमको देखना पड़ेगा, हमको साथ मिलके अपनी चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेगी, अपने बच्चों के माइंड में क्या चल रहा है। कई बार बच्चे जो हैं वो इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, परेशान होते हैं और एक्सट्रीम सिचुएशन में वो सुसाइड कर लेते हैं। ऐसी घटनाएं भी कई सामने आई हैं। तो हमारा भी कोशिश अभी में हम उन सुसाइड्स को कैसे कम कर सकते हैं, सुसाइड्स पे हमारा फोकस रहेगा। फिर नशे पे हमारा फोकस हमेशा है। इनका जो नेटवर्क है, एनफोर्समेंट है, उस पर हम काम कर रहे हैं, उस पर हम अभी और ध्यान देंगे। ट्रैफिक में और अभी काम करने की आवश्यकता है, उस पर हम काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से उसमें और सुधार देखने को मिलेगा। इसके अलावा साइबर फ्रॉड बहुत बढ़ गए हैं, उसमें हमने पिछले वर्ष भी अभियान चला के 1.5 करोड़ रुपए लोगों के अलग अलग जगह कई केसेस में दिलाए भी थे जो साइबर फ्रॉड्स हुए हैं। तो उसमें और अवेयरनेस की आवश्यकता है, अभी भी वो फ्रॉड हो रहा है, उसमें हम तत्काल एक्शन लेते हैं। स्थिति सुधरी है और उसमें काम करेंगे हम। फिर कई जनता के जो मोबाइल खो गए हैं वो हमने दिलाए हैं, उसमें भी और भी जो बाकी हैं वो चीज़ों पे काम करना है। बेसिक जो अपराध हैं उस पर हम फोकस कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि शहर में कोई साधारण जन है उसके लिए कोई डर का माहौल ना हो, कोई किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी ना हो। ये हमारी कोशिश बिल्कुल रहती है शहर में, वो हम ध्यान रखते हैं। एक्सीडेंट वगैरह को कैसे कम करना है उसमें हम प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने ट्रॉमा वॉलंटियर्स बनाए थे, हम एक राहवीर ऐप भी बना रहे हैं साथ में, उसमें हम काम कर रहे हैं।
टेक्निकल साइड पे हम अपने डिस्ट्रिक्ट में फिंगरप्रिंट लैब बना रहे हैं, उस दिशा में काम किया जा रहा है। हमारी साइबर टीम की ट्रेनिंग कराई जा रही है, कैपेसिटी बिल्डिंग कराई जा रही है, उसको कैसे और सुदृढ़ करना है उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि अपराधों का और बेहतर तरीके से डिटेक्शन किया जा सके। कई जगह गोवंश की तस्करी की समस्याएं आती है, उसमें भी हम कार्य कर रहे हैं और उसके भी जो पुराने अपराधी हैं उन पर हम नकेल कस रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। तो ये हमारे फोकस पॉइंट हैं, इस पर हम आगे भी कार्य करते रहेंगे और निश्चित रूप से और सुधार देखने को मिलेगा। ये एक प्रक्रिया है, ये अनएंडिंग प्रक्रिया है, ये हमेशा चलती रहेगी। उसमें जो भी है कि जहाँ जहाँ पे इंटरवेंशन की ज़रूरत है, पुलिस के सुधार की, पुलिस कार्य करती है और अपना पूरा देती है। जो भी पुलिस के पास रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज की सहायता से पुलिस कार्य करती है। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारा जैसे विदिशा जिला है, लगभग यहाँ की जनसंख्या अभी 2011 में लगभग 14 लाख 15 लाख के आसपास थी, तो अभी 17-18 लाख तो कम से कम होगी। उसमें हमारे पुलिसकर्मी हैं 1000, ठीक है। तो उन 1000 पुलिसकर्मी को जब पूरे ज़िले का इंटेलिजेंस भी करना है, क्राइम कंट्रोल भी करना है और साइबर क्राइम है, ट्रैफिक है, नॉइज़ पोल्यूशन है, सारी चीज़ों पे कार्य करना है। निश्चित रूप से हम जो भी लिमिटेड रिसोर्स हैं उसमें कार्य कर रहे हैं। ज़रूरत है कि सभी के सहयोग की। आपके बारे में पास कोई भी अवैध गतिविधि की सूचना मिलती है, जैसा कि आपने नशे में बताया विभिन्न प्रकार के पाउडर, गांजा इत्यादि, तो वो ज़रूर हमसे शेयर करें, हम निश्चित रूप से उस पर एक्शन लेंगे। साइबर क्राइम की आपको सूचना मिलती है, आपके साथ कोई भी फ्रॉड हुआ है तो उसको 1930 जो हेल्पलाइन है उस पर तुरंत बताएं। फिर बच्चों या महिलाओं से संबंधित कोई भी छोटी छोटी घटनाएं हैं तो उसको ज़रूर बताएं। जैसा कि ये घटना हुई थी गोहरगंज में, कई बार ऐसी घटनाएं जो होती है, इनिशियल ये घटनाएं शुरू होती है कमेंट करने से बच्चों पे या बालिकाओं पे, उसके बाद छेड़खानी करने से, उसके बाद ये एक्सट्रीम घटना पे होती है। तो हमारा ये ध्येय होना चाहिए कि हम पहली ही स्टेज में ऐसी चीज़ को दबाएं और बिल्कुल कंट्रोल करें। तो जब भी पहली ही गड़बड़ लगे तो हम तत्काल महिला हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन को बताएं और उनकी सहायता लें ताकि ऐसे आरोपियों पर शुरुआत से ही कंट्रोल करा जा सके। अपने बच्चों को अवेयर करें, उनसे चर्चा करें और जो भी अवैध गतिविधि होती है उसमें बिल्कुल हमें सूचना दें। हम आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर है। पुलिस और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। जो समाज जिस डायरेक्शन में जाएगा, पुलिसिंग का डायरेक्शन भी उसी से डिसाइड होगा। तो उसके लिए ये है कि हम सभी को मिलकर साथ कार्य करना है और निश्चित रूप से विदिशा की जनता बहुत सहयोगी है, बहुत अच्छी है और सबके सहयोग से हम और बेहतर कार्य करेंगे। नेशन फर्स्ट न्यूज़ में टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सीधी बात के आज के हमारे मेहमान विदिशा पुलिस कप्तान रोहित कासवानी सर, जिन्होंने की बड़ी ही बेबाकी के साथ सारे सवालों के जवाब दिए। उन्होंने बताया कि नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए पुलिस प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने बताया कि अच्छे समाज के लिए समाज के लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। उन्होंने पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों से लगातार संवाद पर जोर दिया। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही किसी और हस्ती के साथ फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।